हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। सुमित, वर्षा, दिव्यानी, अनमोल, प्रीतम, हर्ष, सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे सबका ब्लैक स्क्रीन है तो ब्लैक ही स्क्रीन पे हूं मैं। मैम ब्लैक स्क्रीन है, मैं ब्लैक स्क्रीन को ही रखा है। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इनोसेंट हमारे स्टूडेंट्स है। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबकी क्लास चल रही है और ब्लैक स्क्रीन पे ही हूं मैं। अरे बाबा, ले आना है, नहीं तो बच्चों को लगेगा ना कि मैं ब्लैक स्क्रीन आ रहा है आज सबका। एस्पिरेंट, अभी, शैलेश, शोभा, संजय, नसीम, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो ठीक है ना? ऑल ओके है? ठीक है। तो कल तक हमने स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब पढ़ रहे थे। ओके, एक्शन वर्ब हमने दो तीन तरह का वर्ब किया था। एक तो हमने किया था स्टेटिव वर्ब, वो वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। फिर हमने किया, जो स्टूडेंट्स नए हैं एक बार पुराने वाले क्लासेस को देख लीजिएगा, एक्शन वर्ब किया था। ठीक है, ये किया था। ठीक है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है। स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है और एक्शन वर्ब का आईएनजी बनता है। क्यों? क्योंकि जब एक्शन हो रहा है तो कंटिन्यूएशन में हो रहा है ना, तो आईएनजी बनता है। फिर हमने किया था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो सारे वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। फिर इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। और कौन वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ? प्रेपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब वाला ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमने किया था, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आ जाओ नेक्स्ट। इतना लास्ट क्लास कर लिया था। अब एक तरह का और वर्ब होता है, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का हिंदी होता है सहायक। ऑक्सिलरी का ही दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया। कभी कभी सेंटेंस में अकेला मेन वर्ब होता है, कभी कभी सेंटेंस में ऑक्सिलरी और मेन दोनों हो जाता है। जैसे जैसे ये सेंटेंस देखना, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं। ओके, जैसे जैसे मैंने लिखा, ही कंप्लीटेड द या ही रेड द बुक, उसने बुक को पढ़ा। तो इस वाक्य में तो एक ही वर्ब है ना, इस वाक्य में एक ही वर्ब है। और जब भी वाक्य में एक ही वर्ब है तो उसको हम मेन वर्ब मानेंगे। बट अगर वाक्य में दो वर्ब आ गया, जैसे देखो, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, तो इस सेंटेंस में दो वर्ब आ गया। कौन कौन सा? एक है इज और दूसरा है रीडिंग। तो पहला वाला जो वर्ब होता है, ठीक है, पहला वाला जो वर्ब होता है वो सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब, ऑक्सिलरी बोलते हैं, और ये हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब। ओके, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। आप लोग ना एक बार री इंस्टॉल करिए, ठीक है, अपना ब्राउजर बदलिए, ठीक है, ब्राउजर चेंज करिए और या तो री इंस्टॉल करके एक बार देखिए। बहुत लोग को ना, आज मैंने ब्लैक स्क्रीन रखा ही था अपनी तरफ से, आज मैंने अपनी तरफ से ब्लैक स्क्रीन रखा ही था ना, तो उनको लग गया कि मेरा ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। हाँ, जो भी नोट करना है मैं बता दूंगी, अभी मत कुछ नोट करना, अभी कुछ नहीं नोट करना। ही इज रीडिंग अ बुक, इस सेंटेंस में दो वर्ब है ना, तो पहला वाला ऑक्सिलरी हो जाएगा, दूसरा वाला मेन वर्ब है। कभी कभी सेंटेंस में तीन वर्ब भी होता है। ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days या फॉर 2 hours, पिछले 2 घंटों से वो किताब पढ़ रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में तो एक ही वर्ब था तो वो मेन वर्ब था। नीचे वाले सेंटेंस में दो वर्ब है, पहला वाला ऑक्सिलरी है, दूसरा वाला मेन है, और यहाँ पे 3 वर्ब है। एक हैज भी वर्ब है, एक ये भी वर्ब है और एक ये भी वर्ब है। तो ये तो मेन है,
ये तो मेन वाला है, तो पहला वाला दोनों ऑक्सिलरी है, दो ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ आ सकते। ठीक है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नहीं नहीं मैम सब क्लियर है, सब एवरीथिंग इज फाइन, री इंस्टॉल इंस्टॉल ये सब को थोड़ा करो। रोज का यही ड्रामा रहता है। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है, सहायक क्रिया पहले आता है ना, ऑक्सिलरी पहले आएगा और बाद में मेन आता है। ठीक है, बाद में मेन वर्ब आता है। ठीक है, ये मैं किस लिए बता रही हूँ, एक तरह का और ऑक्सिलरी होता है, मतलब एक तरह का और वर्ब होता है ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ा दिया, स्टेटिव एक्शन पढ़ा दिया, और ऑक्सिलरी भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग और मेन वर्ब भी होता है। ये अभी कुछ करना नहीं है, लिखना नहीं है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि काफी सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। अगर मैं अपने स्टूडेंट से पूछूं ना कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब भी वर्ब है, फिर मैं पूछूं हैज, हैव, हैड, फिर डू, डज, डिड, ये कौन सा वर्ब है? सारा वर्ब है, सबका टेंस बदलता है, सब वर्ब है। और ये कौन सा है, ऑक्सिलरी है कि मेन है, कौन सा है? हम्म, हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम ये ऑक्सिलरी होता है, ये कंफ्यूजन दूर करना। इज, एम, आर ना हमेशा सहायक क्रिया होता है, सहायक क्रिया का दूसरा नाम है हेल्पिंग, हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब होता है, बट ऐसा नहीं है, ये ऑक्सिलरी और हेल्पिंग होने के अलावा this can act as a main verb also depending upon the sentence. Okay, according to the sentence you have to decide whether these particular verbs they are acting as auxiliary or main. Sentence के according आपको decide करना है कि auxiliary होता है या main होता है। ओके, कई बार बच्चे हमारे इसको auxiliary समझ लेते हैं। ये देखो मैंने लिखा he is honest, और फिर लिखा he is writing a book, या he is given proper treatment, उसको proper treatment दी जाती है, पैसिव में है किसी और के द्वारा। देख लो पहला सेंटेंस में ऑनेस्ट क्या है, वो ईमानदार है, और ये जो ईमानदार वर्ड है ना ही की विशेषता बता रहा है, ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि इस वाक्य में एक ही वर्ब है, और जब भी वाक्य में एक ही वर्ब है इसका मतलब है कि मेन है। बट इस सेंटेंस में दो वर्ब है, ठीक है, मेन वाला राइटिंग है और इज ऑक्सिलरी है, तो आप देख रहे हो ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, पहला सेंटेंस में देख रहे हो कि इज मेन वर्ब है और दूसरा सेंटेंस में इज ऑक्सिलरी है। अगेन इसमें भी गिवन मेन है और ये क्या है, ऑक्सिलरी है, पैसिव में है, पैसिव में ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जा रही है किसी और के द्वारा। तो इज, एम, आर ऑक्सिलरी भी होता है, इज, एम, आर मेन भी होता है। ओके, नीचे के दोनों सेंटेंस में ये ऑक्सिलरी था, और ऊपर के सेंटेंस में यहाँ पे लिख लो कि आप भूलोगे नहीं। ओके, नेक्स्ट वाला मैं आपको हैज, हैव, हैड वाला करवाती हूँ, जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, आई हैव अ बुक, फिर लिखा मैंने आई हैव रिटन अ बुक, फिर लिखा आई हैव
बीन वर्किंग सिंस मंडे, मंडे से काम कर। तो सेंटेंस देखो, यहाँ पे बस आपको बताना है इज एम आर ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है। आई हैव अ बुक, बुक तो नाउन है, ठीक है, इसका मतलब है कि वाक्य में एक ही वर्ब है, और एक ही वर्ब है इसका मतलब है मेन है। और आई हैव रिटन में दो वर्ब है, रिटन मेन वाला है, राइट, रिटन कभी भी ऑक्सिलरी नहीं होगा, ये मेन है, इसका मतलब है कि ये हैव ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया, ऊपर वाला हैव मेन है और नीचे वाला ऑक्सिलरी है। अब देखो यहाँ पे तीन वर्ब है, तो यहाँ का हैव भी ऑक्सिलरी और बीन भी ऑक्सिलरी और वर्किंग मेन। तो what I mean to say कि this has, have, had also, they can act as an auxiliary also, they can act as a main verb also, depending upon the sentence you have to decide. उसी तरह अब do, does, did के साथ आते हैं। थोड़ा स्पीड में लिखिए, रेड ब्लू ग्रीन पेन से मत लिखिए, एक ही पेन यूज करिए, लेट नहीं करना। लिखा मैंने, he did not come on time, टाइम से नहीं आया। और फिर मैंने लिखा he did the work, ओके। तो ऊपर वाला सेंटेंस देखो, कम मेन वर्ब है, कम मेन वाला है, तो यहाँ का डिड जो हो गया ये ऑक्सिलरी हो गया, ठीक है। और ही डिड द वर्क। अब आप बोलोगे कि मैम ये वाला ऑक्सिलरी है और वर्क मेन है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वर्क वर्ब होता ना तो किसी भी वर्ब के पहले आर्टिकल थोड़ी लगता है, ओके। आर्टिकल किसके पहले लगता है? आर्टिकल तो नाउन से पहले लगता है ना। तो यहाँ का जो वर्क है ये नाउन है, इसका मतलब है इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है और एक ही वर्ब है मतलब मेन है। तो यहाँ का डिड मेन है, यहाँ का डिड ऑक्सिलरी, ओके। अगर मन है तो नोट कर लो, अगर याद रहेगा तो मत करना। ओके, लिख लिया है ना? लिख लिया, हाँ। अब आ जाओ, अभी मैंने वर्ब का आपको टाइप्स बताया, ठीक है। वर्ब का आपको टाइप्स बताया, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब। एक और तरह का वर्ब होता है जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट, ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी मैं पहले वर्ब का फॉर्म्स बता दूं, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। अभी मैंने वर्ब का आपको टाइप्स बताया, अब मैं आपको वर्ब के फॉर्म्स बताऊंगी। वर्ब के फॉर्म्स मतलब वर्ब के रूप, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। V1 V2 V3 जब करोगे उससे भी भर भर के एरर्स आते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी, देखो ये V1 लेता है, ये V2 लेता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि V1 V2 होता क्या है। वो वर्ब का टाइप, प्रकार था, ये वर्ब का रूप है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं? वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है V1, एक है V2, एक है V3, एक है V4 और एक है V5, ठीक है। V1 V2 V3 V4 V5, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है,
अगर मैं बोलूं कि देखो ही गोज, ये तो सारे बच्चों को पता है ना कि जब नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, ठीक है, लेकिन जब एस वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। देखो ये नाउन में एस लगता है, देखो बॉय नाउन है, इसको ये सिंगुलर है और मैंने इसमें एस लगा के क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। जब नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट यही एस जब वर्ब में बनता है तो उल्टा हो जाता है, वर्ब में एस लगा है मतलब सिंगुलर और वर्ब में एस नहीं है मतलब प्लूरल। और ये बेसिक तो सबको पता है कि ही के साथ गोज लगता है और दे के साथ गो लगता है। ही सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और दे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। और दोनों कौन सा टेंस है, दोनों प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दोनों सिंपल प्रेजेंट, वह जाता है और वे जाते हैं, तो दोनों का टेंस तो सेम है। और ये वाला जो है ना, इसको वर्ब का मैं V1 फॉर्म बोलूंगी, क्योंकि V1 फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म वर्ब का प्रेजेंट टेंस में, और ये सिंगुलर फॉर्म। तो कोई आपसे पूछे कि V1 क्या होता है, तो आपको V1 फॉर्म क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। कई बुक्स में देखोगे तो V5 और V1 को एक साथ दे देते हैं, ठीक है, ये जो V1 है और V5 है दोनों एक साथ दे देते हैं, बट क्योंकि दोनों का टेंस सेम रहता है, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, गलत नहीं है वो भी, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। और V5 जो होता है ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही होता है, दोनों सिंपल प्रेजेंट होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो V5 है ये सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल फॉर्म समझ रहे हो, वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस ना लगा, ओके, प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म है, और ये भी सिंपल प्रेजेंट, इसीलिए V1 और V5 को एक साथ ले लेते हैं, है तो दोनों प्रेजेंट टेंस, बट ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में। जैसे जैसे मैंने क्या लिख दिया, गो लिख दिया, गो प्लूरल फॉर्म है ना, और गो सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। उसी तरह मैंने यहाँ पे राइट लिख दिया, एक आध एग्जाम्पल दे देती, राइट प्लूरल फॉर्म है और ये राइट्स सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है। और दूसरा V2 किसको बोलते हैं, V2 पास्ट को बोलते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है, जैसे जैसे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, जो भी सिंगुलर प्लूरल होता है वो प्रेजेंट में होता है। देखो ही के साथ क्या लगाते हो, प्रेजेंट में गोज लगाते हो, और दे के साथ क्या लगाते हो, गो लगाते हो, बट जब पास्ट होता है ना तो सिंगुलर के साथ गो का पास्ट क्या होता है, वेंट, तो पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल एक जैसा है, सिंगुलर के साथ भी वही पास्ट टेंस और प्लूरल के साथ भी वही पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये V2 हो गया, और इसका क्या हो गया, गो का क्या हो गया, वेंट हो गया एग्जाम्पल, राइट का क्या हो गया, रोट हो गया। और ये V3 किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग तो रट लेते हैं ना, गो वेंट गॉन, इसका एग्जाम्पल, या रट लेते हैं राइट रोट, इसका थर्ड फॉर्म रिटन, लेकिन ये एग्जैक्टली थर्ड फॉर्म होता क्या है, ये इसको थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास पार्टिसिपल, परफेक्ट नहीं बोलते हैं, पास पार्टिसिपल। क्यों बोलते हैं अभी मैं डिटेल में सब बताऊंगी, ठीक है, ये पास पार्टिसिपल का ही एग्जांपल दे दिया। V3 फॉर्म किसको होता है, V3 पास पार्टिसिपल को बोलते हैं, जैसे गो का V3 गॉन हो गया, राइट का रिटर्न हो गया। और V4 किसको बोलते हैं, V4 होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि कई बार आपने बुक में पढ़ा होगा कि मैम, दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये प्रेजेंट, इसका नाम पास पार्टिसिपल क्यों दिया, इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों दिया, आखिर ये पार्टिसिपल होता क्या है। V4 किसको बोलते हैं, किसी भी वर्ब का जो ING फॉर्म होता है ना, किसी भी वर्ब का ING फॉर्म, ING का मतलब क्या है, किसी भी वर्ब का V1 और V1 में लगा दो ING, V1 प्लस ING कौन सा टेंस होता है, V4, बस याद रखो किसी भी वर्ब का ING फॉर्म, जैसे गो का क्या हो गया, गोइंग, राइट का क्या हो गया, राइट का हो गया राइटिंग, राइटिंग में डबल टी मत लगाना, राइट। पहले आप इसको लिखो, अब तो मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है कि इसको पास पार्टिसिपल आखिर बोला क्यों जाता है, V4 को आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला क्यों जाता है। अभी बस याद रखो कि जो V4 फॉर्म होता है ना, V4 फॉर्म होता है वो हमेशा ING होता है, ठीक है। और ING का मतलब क्या है, ये V1 में ING लगा दो, देखो ये V1 है, इसमें मैंने ING लगा दिया, ये भी राइट है, इसमें मैंने ING लगा। अब डिटेल में पढ़ेंगे, V3 और V4 पढ़ना बहुत जरूरी है डिटेल में। V प्लस ING, V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4,
सौरभ, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने मैसेज डाला तो देखो। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। वैसा ना ब्लैक स्क्रीन वाला कभी भी दिक्कत आती नहीं थी। ये मत समझना कि मैम इग्नोर कर रही है ऐसा कुछ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे एक स्टूडेंट को भी कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, तो कमेंट को मैं आपका इग्नोर नहीं कर रही थी। 2 मिनट के लिए मैं साइड हुई थी ना, बस मैसेज डाल रही थी कि भाई 2-4 बच्चों को ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है, जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करिए। ये प्रॉब्लम कभी आया नहीं है, इसी बैच में देख रही हूँ ये आ रहा है। ओके, इतना दूर लिख, एक बार बता दो इतना दूर क्लियर है? हाँ, स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब दोनों, स्टेटिव वर्ब और सॉरी एक्शन वर्ब और डायनेमिक सेम है। अरे कल तो बता दिया था, अभी भी उसी दुनिया में खोए हुए हो। स्टेटिव अलग होता है और एक्शन वर्ब को ही डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब है मोशन वर्ब। इतना दूर क्लियर है पहले? ओके, इतना दूर क्लियर हो गया ना? हाँ, कि ये सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल है, एक सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर है। ओके, और V2 पास्ट टेंस में, और अभी हम वर्क करेंगे। ओके, मैंने बोला अभी हम वर्क करेंगे पास्ट पार्टिसिपल V3 और V4 पे करेंगे। इसको एग्जैक्टली पार्टिसिपल क्यों बोला जाता है? जैसे जैसे एक छोटा सा सेंटेंस लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा दे हेल्प मी, और फिर मैंने लिख दिया ही हेल्प, लिखना नहीं, ही हेल्प्स मी। फिर मैंने लिखा ही हेल्प्ड मी। फिर मैंने लिखा ही हैज हेल्प्ड मी। अभी V1 V2 करवाऊंगी, सब आपको V1 V2 करवाती हूँ। ये जो है ना, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब का प्रेजेंट टेंस है ना, दे हेल्प मी और ही हेल्प्स मी, दोनों प्रेजेंट टेंस है। बट ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल है। प्रेजेंट टेंस में प्लूरल मतलब V1 है। ये प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर है V5, और ये क्या है? पास्ट है V2। अब ये क्या है? जब भी हैज हैव हैड आ गया, हैज हैव हैड के बाद कोई भी वर्ब आता है ना, वो हमेशा V3 होता है। तो आप बोलोगे कि मैम V2 और V3 तो सेम है हेल्प का, बट देख लेना बगैर हैज हैव हैड का है तो उसको V2 मानना। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, अभी मैं करवाऊंगी, जिसका V2 V3 सेम होता है। अकेला है तो V2 लगाना, और हैज हैव हैड के बाद है तो V3 लगाना। और फिर मैंने लिखा ही इज हेल्पिंग मी, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ING आ गया मतलब V4 है। V4 का मतलब क्या है? ING फॉर्म, ये तो आपको पता भी है। अब हम वर्क करते, ये सब लिखना नहीं है, हम वर्क करते हैं। V1 V2 पे वर्क नहीं करेंगे, वो तो इजी है। हम वर्क करेंगे V3 और V4 पे। सबसे पहले ये जो V3 है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं? देखो, अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी बस, लेकिन जब हम पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, इतना मैं बता दूंगी आपको कि जब हम पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको सब समझ में आने लगेगा, क्योंकि सब बताने चलूंगी तो लगेगा कि अभी पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ा रही हूँ। इसको पास्ट पार्टिसिपल और ING को प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं? सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि ये पार्टिसिपल होता क्या है, ठीक है, कोई आपसे पूछे कि ये पार्टिसिपल होता क्या है, तो आपको पार्टिसिपल क्या होता है? when verb acts as an adjective। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल वो होता है जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो हम उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव, और जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। तो आप बोलोगे कि मैम तब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? और आप तो बोल रहे हो कि पार्टिसिपल भी तो एडजेक्टिव ही होता है, और एडजेक्टिव भी तो एडजेक्टिव ही होता है। अरे एडजेक्टिव जो है ना, ये असली वाला एडजेक्टिव है, असली वाला एडजेक्टिव। और ये जो पार्टिसिपल है ना, ये चाइनीज एडजेक्टिव है। चाइनीज का मतलब क्या है? चाइनीज का मतलब है नकली एडजेक्टिव। नकली एडजेक्टिव मतलब उसमें वर्ब की मिलावट है। ओके, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे ना, तो तब उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। ये शुद्ध एडजेक्टिव भी नहीं है, इसमें वर्ब की मिलावट है, बट इसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं। जैसे मैंने लिखा ही इज गुड, ही इज गुड, ठीक है, गुड। और फिर मैंने लिखा द बुक इज
द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब देखो, गुड भी तो एडजेक्टिव है। गुड किसकी विशेषता बता रहा है? गुड किसकी विशेषता बता रहा है? ही की, और ही प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। और यहाँ भी बुक कैसा है? बुक इंटरेस्टिंग है। बुक की विशेषता बताई जा रही है ना, बुक कैसा है? बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बुक भी तो नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। अब बोलोगे कि मैम दोनों एडजेक्टिव है, यहाँ पे प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, यहाँ नाउन की बता रहा है, बट ये असली वाला एडजेक्टिव है और ये नकली एडजेक्टिव है। आपके दिमाग में आएगा ना, मैम हमने तो पढ़ा है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म तो हमेशा वर्ब होता है ना, जहां भी आईएनजी लग गया, बट वो तो वर्ब का काम करेगा। बट आईएनजी वर्ब का काम तब करेगा ना जहां के आईएनजी से किसी एक्शन के बारे में पता चल रहा है। जैसे मैंने लिखा ही इज रीडिंग, मैंने लिख दिया ही इज रीडिंग, फिर लिख दिया ही इज राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ का आईएनजी में क्रिया हो रही है ना, ही इज रीडिंग पढ़ने का काम हो रहा है, ओके, और राइटिंग का काम हो रहा है। तो यहाँ का आईएनजी में एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, और कोई क्रिया हो रही है ना, तो यहाँ का आईएनजी एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ का आईएनजी वर्ब है, यहाँ का आईएनजी वर्ब है। बट यहाँ का जो आईएनजी है ना, यहाँ के आईएनजी में नो एक्शन टेकिंग प्लेस, यहाँ का आईएनजी से कोई एक्शन के बारे में नहीं पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ आईएनजी में कोई क्रिया वगैरह नहीं हो रही, बस बुक की एक विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ का आईएनजी वर्ब नहीं है, चूंकि ये बुक की विशेषता बता रहा है, बुक नाउन है, तो ये सबसे पहले तो आईएनजी ये वर्ब है, लेकिन ये आईएनजी वर्ब का काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें क्रिया नहीं हो रही है। ये बता रहा है बुक की विशेषता, और बुक नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। और जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं। और चूंकि ये आईएनजी फॉर्म में है, ये आईएनजी फॉर्म में है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। ओके, दिस इज एक्टिंग एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कभी कभी तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब भी होता है। अब बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब कब है? होगा जब उस आईएनजी से कोई एक्शन का पता चल रहा है, कोई क्रिया चल रही है, पढ़ना, लिखना, टीचिंग, दौड़ना, ये सब क्रिया चल रही है तो वर्ब है। बट यहाँ का आईएनजी में कोई नो एक्शन टेकिंग प्लेस, यहाँ तो बुक की विशेषता बता रहा है। सबसे पहले तो बुक की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और साथ में वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बट मैं इस गुड को प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि पार्टिसिपल होने के लिए पहले तो उसको वर्ब होना होगा ना। बट गुड ना तो थर्ड फॉर्म है ना फोर्थ फॉर्म। ओके, इतना दूर क्लियर है? आगे और बताती हूँ। इतना दूर क्लियर है? अब वर्ब में बहुत दिमाग लगाना होता है, थोड़ा खर्च कर लेना। ऐसा नहीं है कि दिमाग जितना खर्च करोगे ना तो उतना बनता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा। क्लियर है इतना दूर? अब मैं जरा सा आपको V3 के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे लिखा मैंने, द ब्रोकन ग्लासेस, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। अब ये देखो, इस सेंटेंस का वर्ब कौन सा है? कौन से वर्ड में क्रिया हो रही? कौन सा वर्ब है? द ब्रोकन, टूटे हुए ग्लासेस को रिपेयर किया गया। तो जो वर्ड रिपेयर्ड है ना, ये वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन है। तो अब मुझे बोलोगे कि मैम तो ये क्या हो गया? ब्रोकन, ये ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन कहीं से भी इस ब्रोकन वर्ड में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन तो रिपेयर करने का काम किसी के द्वारा जो किया जा रहा है, एक्शन तो यहाँ हो रहा है, बट इस ब्रोकन वर्ड में ये ग्लासेस की विशेषता बता रहा है। ग्लासेस क्या है? नाउन। कैसा ग्लासेस? टूटे हुए ग्लासेस। एक तो ग्लासेस की विशेषता बता रहा है, ग्लासेस नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब है एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, और वो भी शुद्ध वाला एडजेक्टिव नहीं है, इसमें वर्ब की मिलावट है। सबसे पहले तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और साथ में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ही इज रीडिंग में रीडिंग आईएनजी फॉर्म। ओके, अब मैंने लिखा, ये देखो, ही हैज, आपको थोड़ा सेंटेंस देख के समझना होगा कहाँ वर्ब है और कहाँ पार्टिसिपल है। देखो, ही हैज ब्रोकन द ग्लासेस, ही हैज ब्रोकन द ग्लासेस, उसने ग्लासेस को तोड़ डाला।
अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का काम कर रहा है और कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। तो यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म में कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये ग्लास की विशेषता बता रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, वर्ब तो ये है। अब देखो, ही हैज ब्रोकन द ग्लासेस, वो ग्लास को, शीशे को तोड़ चुका है, तो यहाँ पे ब्रोकन में एक्शन हो रहा है ना। यहाँ ब्रोकन का मतलब जा रहा था टूटा हुआ, और वो ग्लासेस को तोड़ चुका है, तोड़ने में क्रिया हुई है, एक्शन वर्ब है, एक्शन हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ का ब्रोकन किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है, असली वाला मेन वर्ब, मेन वर्ब। ओके, लिख सकते हो, पूछो मत, लिखते जाओ, जहां आपको लग रहा है लिखने की जरूरत है लिखते जाइए। हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाँ, और वर्ब का जो जितना भी फॉर्म्स मैंने बताया है ना, V1 V2 V3 V4 V5, इसमें से बस दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 एडजेक्टिव का काम करता है, एक V4। और वर्ब का जब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, V1 V2 या V5 एडजेक्टिव का काम नहीं करता है, ये V3 या V4 करता है। अब आपको डिसाइड करना है। ये देखो नेक्स्ट, देखो एक स्टूडेंट ने एग्जाम्पल दिया डेवलप्ड कंट्रीज वाला, जैसे लिखा मैंने लिखा ही हैज, the government has developed the town, गवर्नमेंट ने के द्वारा टाउन को डेवलप किया गया है। एक ये हो गया। अब मुझे बताओगे कि यहाँ का डेवलप्ड क्या है, ठीक है, और फिर मैंने लिखा द डेवलप्ड कंट्रीज should help the developing countries, जो भी कंट्रीज हमारे डेवलप्ड हो चुके हैं ना, उसको डेवलप करने वाले कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। ऊपर वाला डेवलप्ड जो है ना, हाँ, ऊपर वाला डेवलप्ड वर्ब है। अब ये देखो हैज है, और हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो आप बोलोगे कि मैम ये है क्या वर्ब, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म एक तो वर्ब भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म में अगर कोई क्रिया हो रही है इसका मतलब है वर्ब है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म में कोई क्रिया नहीं हो रही है, सिंपली डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ कोई भी डिस्क्राइब का वाला सेंस नहीं जा रहा है ना, गवर्नमेंट के द्वारा टाउन को डेवलप किया जा चुका है, तो यहाँ पे क्रिया हो रही है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट और किसी की विशेषता, ना टाउन की विशेषता बताई जा रही है ना गवर्नमेंट की विशेषता, उनके द्वारा कोई किया गया कार्य है, तो ये है थर्ड फॉर्म, बट ये वर्ब है। बट यहाँ देखो, यहाँ जो है ना, ये भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये आईएनजी फोर्थ फॉर्म है, बट यहाँ से कहीं क्रिया नहीं हो रही है। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज मतलब जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो यहाँ का जो वर्ब है ये है, शुड ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये मेन वर्ब। यहाँ का हमें अपना वर्ब मिल गया, यहाँ पे क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, ओके, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये कंट्रीज नाउन है, और नाउन की विशेषता बता, कैसा कंट्रीज डेवलप्ड, तो नाउन की DOP लिख दो, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, एक तो एडजेक्टिव है, बट ये असली एडजेक्टिव नहीं है, ये नकली एडजेक्टिव है। नकली एडजेक्टिव मतलब पार्टिसिपल है, ठीक है, पार्टिसिपल नकली एडजेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें वर्ब की मिलावट है, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म की। और द डेवलप्ड कंट्रीज, नाउन की विशेषता बता रहे, ये तो एडजेक्टिव है, और दूसरा ये कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल। और अब देखो कंट्रीज क्या है, नाउन। कैसा कंट्रीज, जो कंट्रीज अभी भी डेवलप हो रहा है। एक तो ये कंट्रीज की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, और साथ में आईएनजी फॉर्म है ना, और जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है मैम दोनों तो पार्टिसिपल है, बट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है। पास्ट पार्टिसिपल हम उसके लिए लगाते हैं ना जो काम हो चुका है, ओके, कंप्लीट के लिए, कंप्लीट जो काम कंप्लीटेड है। और हम इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी, ओके। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब पढ़ाते हैं जब काम इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। आप देख रहे हो कंट्रीज डेवलप हो चुका है, तो इसके लिए मैंने पास्ट पार्टिसिपल लगाया, और जो कंट्रीज अभी भी डेवलप हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया। ओके, लिख लीजिए, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी तो पार्टिसिपल को बस मुझे बताना था पार्टिसिपल होता क्या। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और याद रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे ये जो डेवलप्ड होता है ना, जैसे ये लिखा मैंने V1 V2 V3 लिखा, तो ये जो डेवलप है इसका V2 भी डेवलप्ड ही होता है, और इसका V3 जो होता है ना वो भी डेवलप्ड होता है। डेवलप्ड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, बट याद रखना है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। अगर वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो थर्ड फॉर्म है। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो डेवलप्ड है इसको तो हम सेकेंड फॉर्म भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म एडजेक्टिव का काम नहीं, थर्ड करता है। तो बस हमने अभी इतना ही सीखा कि इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, ठीक है, लिख लिया आपने। ओके, ये वाला आपको समझाया है मैंने, अब मत दोबारा लिखने लगना। ये V1 क्या होता है, V1 सिंपल प्रेजेंट होता है, और ये जो V5 और V1 सेम होता है, V1 और V5 सेम होता है। ओके, बस डिफरेंस है कि एक प्लूरल होता है और एक सिंगुलर होता है। प्लूरल कब होता है, जब एस नहीं लगे, और सिंगुलर कब होता है, जब एस लगे। और V2 होता है ये सिंपल पास्ट, वेंट और राइट, गो का वेंट, राइट का रोड। और पास्ट, इसको पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। ओके, इतना दूर क्लियर है, इतना दूर क्लियर है। अब बस, अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, वर्ब के V1 V2 ये तो चलो सबको पता है, यहां से वर्ब का आईएनजी वाला नहीं करेंगे, ये तीनों को कंपेयर करेंगे। वर्ब के फॉर्म से कैसे कैसे एरर आता है पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगी कि वर्ब के एग्जामिनेशन में कैसे कैसे वर्ब के फॉर्म से एरर आया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं ना, जैसे एग्जाम बुक में जाओगे ना, बुक में 4-5 पेज का टीचर का काम होता है बच्चों का काम आसान करना। बुक में क्या करेंगे ना, 4-5 पेज का V1 V2 V3 डाल देंगे। V4 तो पता ही है, V4 में नहीं लिख रही हूँ, V4 आईएनजी फॉर्म, और V5 भी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि V5 प्लूरल फॉर्म है। हम V1 V2 V3 करेंगे। बुक में इजी वाले का भी कर देते हैं, जैसे राइट का पास्ट टेंस रोट हो गया, और इसका हो गया रिटन, नहीं लिखना अभी। स्पीक का ऐसे तो लिखने चलोगे तो डिक्शनरी के 1000 वर्ड लिख लोगे, ठीक है। स्पीक का स्पोक हो गया और स्पोकन हो गया, ये तो आपको पता ही है। गो का वेंट हो गया, गॉन हो गया, तो हम लोग सब नहीं लिखेंगे। ओके, ये 5 पेज का आप बैठ के, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के सब कर रहे हो, आपको आधा से अधिक पता है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ 50 60 70 ओके 50 70 V1 V2 जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला करते हैं, ताकि वो आपको वो याद रहे। बाकी तो सब पता ही है आपको, ओके, बाकी सारा चीज तो पता ही है। ओके, जिसने क्लास आज भी परचेज किया है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, ऐसा नहीं है कि अब लेके 5 पेज छाप रहे हैं,
ओके भी छोटे छोटे मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग कर लेंगे। अब सी का 1 2 3, हाँ सी पूछ रहे हो, सी में भी लिखने की क्या जरूरत, सी का तो पता ही है, सी, सौ और सीन। हम इम्पोर्टेंट करेंगे जो एग्जाम्स में आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे हाँ वो सब इजी वाला सबको आता है। आप मुझे बोलोगे मैम कम केम वाला आपने सबसे पहला क्यों लिखा, इसलिए लिखा ना क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स है ना उनको लगता है कि कम का पास्ट टेंस केम, और फिर से वो केम कर देते हैं, फिर से केम कर देंगे। ओके, इसीलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया। कम का जो V3 है ना, कम का जो V3 है ये भी कम ही होता है, कम का V3 भी वही है और कम का V1 भी वही है, ठीक है। V1 है कुछ 60-70 आपको मैं V1 V2 करवा रही हूँ जो एग्जाम में आता है। ओके, जैसे मैंने लिखा दे कम। अब बोलोगे मैम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ V3 है और कहाँ V1 है, दोनों तो सेम ही है। देख लो, अकेला कम है, अकेला कम है तो ये V1 है, लेकिन हैज हैव हैड के बाद लगा है तो ये V3 है, ठीक है, V3 है। तो दे कभी भी ये मत लिखना दे हैव केम मत लिखना, या दे हैड केम मत लिखना, क्योंकि हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और केम का थर्ड फॉर्म कम का मतलब केम नहीं होता है, थर्ड फॉर्म कम होता है। ऐसा गलती आप लोग कर लेते हो। तो यही वाला है, कम का केम लिखना और फिर से कम होगा। उसी तरह रन का भी है, रन का रैन है V2, दे हैड रैन नहीं होगा, दे हैड रन, ही हैज रन, ओके, दे हैव रन। रन का भी थर्ड फॉर्म, रन का थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम। लिखो स्विम, स्विम का लिखो V2 स्वैम। अभी ये वाला मैं अलग से करवाऊंगी। स्वैम तैरना, स्विम मतलब तैरना, और इसका स्वम, स्वम लिख लो। हाँ मैंने अच्छा कैसा, मैंने ना देखा नहीं है, मैंने स्टूडेंट वाला नोट्स आपको शेयर कर दिया है। एक स्टूडेंट ने बोला था मैम आप शेयर कर दीजिएगा, तो मैंने कर दिया। मैंने उस बच्चे का ना बस 1-2 पेज देखा, मैंने उतना देखा नहीं। कैसा है वो, पढ़ देखा है आपने कैसा है? स्टूडेंट्स ने जो नोट्स बनाया है, मैंने बस 1 पेज देखा था, पूरा नहीं। और मैं जो पढ़ाने के दौरान कुछ अलग अलग भी बोलती हूँ ना, तो वो भी अलग साइड में लिखा था। 1-2 पेज देखा है मैंने उसको आपके बैच समुद्र मंथन में भी डलवा दिया है और प्रैक्टिस बैच में भी मिल गया, सब जगह डाल दिया। खुद से बनाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि खुद से बनाया हुआ है ना, मैंने आपको पता है कि खुद से आपने किस लैंग्वेज में बनाया, वो तो सबसे बेस्ट होता है, वो तो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आप लोगों को चाहिए मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। जिसको नोट्स नहीं दिख रहा है ना, उसीलिए खुद से नोट्स अपना बनाना चाहिए। रन रैन ये स्विम वाला लिख लिया है ना, अब स्विम के नीचे आप ये लिख लो। कैसे कैसे लिखना है बता रही, पहले आपने ये 3 लिखा, स्विम स्वैम स्वम। जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ही हैज स्वैम अक्रॉस द रिवर, नदी के एक छोर से दूसरे छोर। गलत है ना, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, बट स्वैम तो V2 है, तो यहाँ पे काट के स्वम करोगे, स्वम, स्वम V3 है ना। अपना नोट्स बनाने का अलग ही मजा है, वो तो उसका वाला नोट्स है। मीटअप में आके बड़ा शायरी वायरी सुनाया था सब दैट स्टूडेंट ने। ओके, ही हैड स्वम होगा, स्वम होगा। ये बात आप लोग समझ गए हो ना, तो बहुत अच्छी बात। मेरा मेन इंटेंशन वही था, उस बच्चे का नोट्स देख के ना आपको
कुछ बच्चे को 20-30% बच्चों को समझ में आ जाएगा ना नोट्स देख के कि नोट्स अपना बनाने में ज्यादा फायदा है। मेन मकसद तो वही था। ये लिख लिया। अब ये लिख लो सी, ये वाला दोनों अभी नहीं लिखना, सी सॉ सीन, ये लिख लिया आपने। ओके, लिख लो सी सॉ, और इसी के नीचे एक और लिख लो सी सॉ के, अभी ये मत लिखना, ये लिखो बिगिन वाला भी आता है, रुको तो यहाँ पे होगा नहीं, लिखो बिगिन। बिगिन करना मतलब शुरू करना, बिगिन, बिगैन और दैट इज बिगन। जैसे स्वम में यू लगा है ना, वैसे ही ऐसे लिखा मैंने, ऐसा यहाँ पे लिख दिया। द शो हैज बिगैन, गलत है, बिगैन तो V2 है, ये जो बिगैन V2 है, बट हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है ना, बिगन। तो पहले आप ये वाला दोनों मत लिखना, इसको बड़ा अच्छे से समझाना है, आप भी वैसे ही बनाओ। ब्लैक स्क्रीन वाला सिस्टम हट गया है। आज गुस्से में मैंने ग्रुप पे डाला है ना, गुस्से में उनके जो ऐप वाले ग्रुप पे डाला है अपनी तरफ से। इतने दिनों से तो मैं अपनी टीम से डलवा रही थी, लेकिन आज गुस्से में मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया। वाईटी से नोट्स बनाए हैं तो रिवीजन करिए, और कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो लिख लीजिएगा। अब आ जाओ फ्लाई और फ्लो वाला, इसको मुझे अलग से करवाना है, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिखे क्या, सब चीज मेरे से पूछ पूछ के करते हो। किसी से मिलने जाना होता है तो मेरे से पूछते हो कि मैम मुझे आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, मैम आप परमिशन दोगे। वो अपने मदर फादर से पूछते हो कि मैम मिलने जाए क्या, वहां तो अपना डिसीजन ले लेते हो, नहीं जाना जरूरी है, जाना है। ये सब में अरे लिखे क्या नहीं लिखे क्या, आपका मन है लिखो, नहीं लिखने का मन है मत लिखो, ठीक है। एक एक चीज पूछ पूछ के कर रहे हो आप लोग। V1, V2, V3। अब आ जाओ फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। अब कोई बीच में कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से देखो। फ्लाई का मतलब है उड़ना, बर्ड्स वगैरह उड़ते हैं। और वन इज फ्लो का मतलब होता है बहना, rivers and all flow. And there are many students now who will say कि ma'am we are not able to understand Hindi. Even if you are not able to understand Hindi na, but you can understand these simple words. Okay, don't see this, just see. Everybody is aware of the meaning of the word fly and flow. Okay, fly का मतलब है उड़ना, और fly का क्या होता है V2, fly का V2 क्या होता है flew। एक तो पता नहीं fly का क्या क्या ऐसा भी लगा देते हैं, फ्लाइड लगा देंगे, फ्लाइड तो कोई वर्ड होगा नहीं, फ्लाइड कोई वर्ड नहीं है, फ्लाई का फ्लू होता है, और इसका होता है फ्लोन, V3 उड़ने का V3 है। और ये जो फ्लो होता है इसका V2 फ्लोड होता है और फ्लोड होता है। और ओवरफ्लो भी आ गया, नदी ओवरफ्लो, बाढ़ की वजह से नदी इज ओवरफ्लोइंग, तो ओवरफ्लो का मतलब में भी फ्लो का मतलब तो बहना ही होता है, ओवरफ्लो। पहले आप इसको लिखो फिर बोर्ड की तरफ ध्यान दें। सिलेक्शन लेके देखती हूँ, बच्चों की हिम्मत भी बढ़ जाती है, तब मेरे से डर भी खत्म हो जाता है। एक स्टूडेंट है जो सिलेक्शन ले लिया मेरे से आके मेरे ऑफिस में मुझसे मिल के भी गया नेक्स्ट फिर आया मेरे से मिलने, उसके साथ एक गर्ल थी, उसका भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उसका भी सिलेक्शन हो गया, बॉय का भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है, गर्ल थी। और मुझे आके पहले तो फ्रेंड बना के लाए, लेकिन
आप फिर बोला कि मैम ये मेरी गर्लफ्रेंड भी है, सिलेक्शन हो गया, दोनों खुश है एंड ऑल, जो भी है अपना करने लगे। हिम्मत देखो, उसके बाद हिम्मत देखो, मुझसे मिलवा के ले गया। ओके, और उसके बाद मेरे को मैसेज क्या कर रहा है कि मैम आप बताना कि मतलब ये कैसी लगी आपको। मतलब मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं कौन हूँ कि मैम आपको क्या लगा, मतलब आपको ये लड़की कैसी लगी, मतलब ये लाइफ पार्टनर बनाने के लायक है? ऐसे ऐसे पूछ दिया। फिर मैंने कोई आंसर ही नहीं किया। वो समझ गया कि मैम को गुस्सा आ रहा है कि भाई आपकी लाइफ पार्टनर है, आपने चुना है, मेरे अकॉर्डिंग जाओगे आप। ओके, मैं बोलूंगी हाँ या मैं बोलूंगी ना, ये आपको डिसाइड करना है। तो फिर मैं देखती हूँ इनका तो हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओवरफ्लो का ओवरफ्लोड और ओवरफ्लोड होगा। अब बच्चा हमारा कहाँ कंफ्यूज होने वाला? हमारा बच्चा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज करेंगे इसमें। हमारे स्टूडेंट्स को लगेगा ना, अरे फ्लो, फ्लो का ही थर्ड फॉर्म फ्लोन होता होगा, जबकि ये फ्लोन थर्ड फॉर्म है बट फ्लाई का है, और बहने वाले का थर्ड फॉर्म तो फ्लोड, फ्लोड फ्लोड। फ्लोन हो जाता। ऐसे लिखा, द रिवर्स, द रिवर ओवर फ्लू इट्स बैंक, मतलब अपने किनारा से भी ज्यादा कर रहा था। ये करेक्ट है, करेक्ट है ये। मम्मी पापा से पूछने की पता नहीं हिम्मत है कि नहीं। मम्मी पापा से पूछता। द रिवर ओवरफ्लू गलत है, ओवरफ्लू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लू तो पास्ट टेंस है, लेकिन उड़ने का है ना, नदी उड़ थोड़ी रहा है, नदी बह रहा है, तो ओवरफ्लू नहीं होगा। क्या होगा? ओवरफ्लोड होगा। बहने के सेंस में ओवरफ्लोड होता। अब लिखा मैंने, द बर्ड्स हैव फ्लोन, बर्ड्स उड़ चुके हैं। और हैज हैव हैड के बाद थर्ड, ये एग्जाम का फेवरेट है, थोड़ा ध्यान रखिए, एग्जाम का फेवरेट है। और हैज हैव हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आता है, तो फ्लोन भी तो थर्ड फॉर्म है। बट फ्लोन थर्ड फॉर्म है, बट किसका? उड़ने का थर्ड फॉर्म है ना। अरे मैंने तो सही लिख दिया, सॉरी मैंने सही लिख दिया। ये फ्लोड भी थर्ड फॉर्म है, ये फ्लोड भी तो थर्ड फॉर्म ही है, बट थर्ड फॉर्म है फ्लोड, बट बहने का, नदी बह रहा है उसका ईडी लगा के बनाओगे। ये मत समझना कि ये फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लो नहीं, ये तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म है, उड़ना है। बट नदी, बर्ड्स फ्लो नहीं कर रहे हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, द बर्ड्स हैव फ्लोन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, फ्लाई और लिख लिया है, फ्लाई और थोड़ा स्पीड में लिखिए, फ्लाई और फ्लो के बीच का भी डिफरेंस बता दिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। फ्लाई फ्लू हो गया, यहाँ पे गड़बड़ मत करना। अब आ जाओ कास्ट। ये जो कास्ट का मतलब जाति मत समझ लेना, ये कास्ट जाति वाले का ये स्पेलिंग होता है, कास्ट, TE। और ये जो जाति है ना, दिस वन इज नाउन। ओके, नाउन है, नाउन है, लेकिन अभी हम वर्ब पढ़ रहे हैं। नाउन का V1 V2 थोड़ी होता है। ये कास्ट हम पढ़ रहे हैं, CAST। ये कास्ट का बहुत सारा मतलब होता है। एक कास्ट का मतलब होता है थ्रो अवे, किसी चीज को फेंक देना। एक कास्ट का मतलब होता है वोट डालना, वोट डालने के सेंस में, अलग अलग सेंस में। तो कास्ट का, अगर आपने कल वोट डाला तो आपके दिमाग में आएगा आई कास्टेड माई वोट। कल आपने अगर वोट डाल के आए हो तो आई कास्टेड माई वोट। या ऐसा भी लिख सकते हो, ही हैज कास्टेड। अब आप सोचोगे हैज हैव हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आता है, V3 लगा देते हैं। नहीं, ये जो कास्ट एक ऐसा वर्ड है ना, कास्ट का मतलब लिख लो, वोट डालना या किसी भी चीज को अलग करना, हटा देना। इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, कास्ट कास्ट कास्ट। तो आई कास्टेड वोट तो होता ही नहीं, आई कास्ट माई वोट। अगर कल भी आपने वोट डाल के आया, पास्ट टेंस में है, और हैज हैव हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगा, और कास्ट का थर्ड फॉर्म भी कास्ट ही होता है। उसी तरह ब्रॉडकास्टेड लगा के दे देंगे। कल कोई टीवी पे कोई
न्यूज ब्रॉडकास्ट हुआ या टेलीकास्ट हुआ ना, तो इसमें ईडी ऐसे ऐसा लगा के दे देंगे। फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी करना, सब में ईडी लगा देंगे, गलत है, ठीक है, गलत है। तीनों फॉर्म सेम होता है। कास्ट ब्रॉडकास्ट, द शो हैज बीन ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, द शो हैज बीन ब्रॉडकास्ट। द टीवी पे कोई चीज ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट हुआ तो ईडी मत लगाना, तीनों फॉर्म सेम है, इसको नोट करिए। ठीक है, तो कास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ईडी नहीं लगाना। उसी तरह एक्टर को भी किसी मूवी में कास्ट कर रहे हो ना, प्रेजेंट कर रहे हो, वहां भी ईडी मत लगाना। फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी करना, और भविष्यवाणी का भी ईडी मत लगाना। फोरकास्ट। अभी बिगिनर को बोला है ना कि 1 बजे वाली क्लास मत आई, और आज तो 1 बजे वाली क्लास में हाई लेवल क्लोज टेस्ट, हाई लेवल PQRS करवाने लगूं। आज नहीं आना है। अब मन है तो आ जाने से रोक नहीं रही हूँ, बट थोड़ा हाई लेवल रहेगा। ट्यूसडे है ना आज। ओके, ये लिख लिया। आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है, आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है ना, उसका भी कारण है, ये मत समझिएगा कि अरे ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करना मतलब प्रसारण करना। कौन सा प्रसारण करना है, इसका हिंदी कर दूंगी तो एग्जाम में प्रसारण वाला मीनिंग आ जाएगा। फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना, लिख लो। स्ले का मतलब होता है ना कत्ल करना, काटना। किसी को स्ले कर दिया, कत्ल, तो स्ले तलवार वगैरह से काट रहे हो, तो स्ले का पास्ट टेंस वो क्या करते हैं, ऐसा लगाएंगे। एग्जाम में ऐसा लगा देंगे, स्लेड, ईडी लगा देंगे, जो कि गलत है। और कभी कभी मैंने ऑप्शन में स्लीव्ड भी देखा है। स्लीव्ड, स्ले का पास्ट टेंस स्लीव होता है। जब ये स्लीव वर्ड ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो फिर इसमें ईडी क्यों लगाओगे? स्लीव तो ऑलरेडी V2 है, इसमें ईडी लगाने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा स्लेड में भी ईडी भी नहीं लगाना है, इसका पास्ट टेंस स्लीव लगा। जैसे फ्लाई का आपने फ्लू किया ना, फ्लाइड नहीं किया, ईडी नहीं लगाया, फ्लू किया, इसी स्लीव का। और इसका V3 स्लेन होना। स्लेन का मतलब भी है। समुद्र मंथन के बारे में ना कहाँ से करे क्या करे वो सब मत पूछिए, रोज एक ही ड्रामा रहता है। इतना तो समझना चाहिए कि फर्स्ट क्लास से ही करना है, ऐसा थोड़ी है कि बीच बीच में करना है। फर्स्ट क्लास से शुरू कर दीजिए। एक ही चीज एवरीडे पूछेंगे सब। ठीक है, स्ले का पास्ट टेंस स्लीव होता है। ठीक है, स्लीव, वो एग्जाम में ऐसे ही करके दे देंगे। स्ले का पास्ट ना स्लेड लगा के दे देंगे, गलत है। स्ले का पास्ट टेंस स्लीव होता है। और कभी कभी तो मैंने स्लीव्ड भी देखा है। अरे जब स्लीव अपने आप में पास्ट टेंस है तो फिर से ईडी क्यों लगाओ? ओके, और इसका V3 स्लेन होता है। ही हैज बीन, जैसे ही हैज बीन स्लेन, बीन के साथ भी थर्ड फॉर्म लगाओगे पैसिव में, V3। ठीक है, स्लेन V3 लगाओ। ये हो गया स्ले, कत्ल करना। अब आ जाओ, हाँ, हैंग वाला भी करवाना, बियर वाला भी करवाना, वही वाला है। ये लिखो V2 V3। सबसे पहले तो ये भी लिख लो, शट, शटेड वर्ड नहीं होता है। शट का भी तीनों फॉर्म सेम होता है, शट। ओके, कटेड वर्ड नहीं होता है, कट, पुट,
पुट पुट, ठीक है, कट, शर्ट शर्ट शर्ट, कट कट कट, पुट पुट, ये सब तो आपको पहले से भी पता है। ओके, और एक होता है रीड। रीड का भी सेम होता है बट इसका उच्चारण अलग होता है, ठीक है, इसका तीनों फॉर्म सेम है। ओके, रीड का यहाँ तो प्रोनाउंसिएशन भी सही है बट यहाँ रीड का पास्ट टेंस रेड होगा और इसका V3 भी रेड, रेड 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 रेड। ले वाला भी यहाँ बताऊंगी। हिट हिट हिट, हिटेड कोई वर्ड नहीं होता। हिट हिट हिट, हिट का भी हिटेड वर्ड मत लगा देना, इरेगुलर वर्ब्स है। शर्ट शर्ट शर्ट, कट कट कट, पुट पुट पुट। और एक है कॉस्ट। कॉस्ट नाउन भी होता है वर्ब भी होता है बट कॉस्टेड वर्ड नहीं होता। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। दिस पेन कॉस्टेड मी 10 रुपीज, कॉस्टेड वर्ड नहीं होता है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। ये वाला पहले लिख लो, शटेड कटेड पुटेड ये सब वर्ड नहीं होता। वो कैब में जाइए अपना, वो कैब वाला जो समुद्र मंथन वाला जो बैच आपको मिला है ना, वहां जाके चेक करिए। इतना पीडीएफ है, इतना पीडीएफ है कि पढ़ पढ़ के थक जाओ। कॉस्टेड वर्ड नहीं होता। दिस पेन कॉस्टेड मी। नो का तो ठीक है, नो का तो पता ही है, नो में तो कोई खास नहीं है। नो ये तो इजी है। नो, न्यू, नोन। हम लोग तो थोड़ा हटके वाला कर रहे हैं, ये तो इजी है। ये अब आ जाओ मेन वाला, लिख लिया है ना इसको। अब मेन वाला आ जाओ जो मुझे बताना है, क्योंकि हम 60-70 इंपॉर्टेंट वाला कर रहे हैं। अब मुझे आपको बताना था क्या क्या, हैंग का बताना। हैंग, हैंग का दो मतलब होता है। एक तो फांसी वाला हैंग, प्रिजनर वगैरह को जो फांसी दी जाती है, और एक है कपड़े वगैरह लटकाना। ओके, हैंग कर रहे हैं मतलब कोई भी चीज, क्लोथ्स, कोई कपड़ा, फोटो, पिक्चर वगैरह, फोटो वगैरह दीवार पे हैंग कर रहे हो। तो फांसी वाले का ना दोनों फॉर्म सेम होता है। फांसी वाले का V2 और V3 सेम है, बट ये जो कपड़ा वाला है ना, कपड़ा वगैरह लटका रहे हैं, तो इसका हंग होगा, हंग। द clothes were hanged या hung along the rope, रस्सी में कपड़े लटका गए। या he hanged या hung the lamp। The prisoner was hung या hanged। ठीक है, तो क्लोथ्स को क्या किया गया, क्लोथ्स को रस्सी में लटकाया गया, फांसी नहीं दिया गया।
फांसी वगैरह नहीं दिया गया, लटकाया गया तो हंग लगाना। और लैंप वगैरह को भी फांसी नहीं दिया गया, हंग किया गया, तो ये भी होगा हंग। और जो कैदी है उसको तो फांसी दी गई है, तो वहां पे हैंग। ओके, हैंग द लैंप, लैंप को लटकाया गया है, फांसी का सेंस नहीं जा रहा, लैंप। और एक ऐसा वाला भी हो सकता है, एक तो फ्रेज आता है, नोट डाल लो, he hanged या hung his face in shame। इसका मतलब क्या है? hung his face in shame का मतलब है शर्मिंदगी से उसका मुंह लटक गया। ओके, फांसी नहीं लगाया, शर्मिंदगी से मुंह लटक जाना में ना, उसमें हंग होता, फांसी का सेंस नहीं जा रहा है। ये भी हो गया, हंग हिज फेस हो गया, ये हैंग वाला हो गया। अब आ जाओ बेयर वाला। ये बियर मत समझ लेना, ये बियर वाला बियर अलग है, ये बियर नाउन है, बियर पीते हैं ना लोग, ये नाउन है। और नाउन का V1 V2 नहीं बनता है। और एक बियर का मतलब भालू होता है, और भालू का भी V1 V2 नहीं बनता है, सब नाउन है। अभी मैं बेयर को यूज करूंगी एज ए नाउन, सॉरी एज अ वर्ब, ठीक है, एज अ वर्ब, वर्ब के रूप में। एक बियर तो भालू वाला है, नाउन है। एक बेयर का मतलब होता है ना जन्म देना, और एक बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। एक बेयर का मतलब बर्थ के सेंस में होता है, जन्म, हिंदी में लिख लो जन्म के सेंस में। और एक बेयर का मतलब है बर्दाश्त करना, टॉलरेट के सेंस में। जहां और दोनों का V2 सेम होता है, इसका V2 भी बोर होगा और इसका भी V2 बोर होगा, बट दोनों का V3 अलग होता है। जन्म के सेंस में है तो बॉर्न लगाना, अगर बर्दाश्त करने के सेंस में है तो BORNE वाला लगाना, NE। दोनों का V2 सेम है। एक तो बोर होना भी होता है, क्लास कर करके आप बोर हो जाते हो, तो वो वाला तो अलग है, वो बोर का तो बोर्ड बनता है। आई एम बोर्ड, मुझे देखते देखते लगातार 3 महीना क्लास करते करते बोर हो जाते हो। एक बियर दाढ़ी वाला भी होता है। हम्म, हाँ, ये वाला हो गया। अब मुझे इस पे, एक तो जन्म देने वाले का भी वही है V2, और टॉलरेट का भी वही है, वह जो भी डिफरेंस है V3 में। एग्जाम्पल दे रही हूँ, लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, और ये तो बोर हो जाना। ही हैज बोन या बोन ऑल द एक्सपेंडिचर या ऑल द लॉसेस, या ही हैज, मतलब कोई भी चीज का भार उठाना, बर्दाश्त करना। ही हैज बोन या बोन मैनी, मतलब परेशानी सहना, भार उठाना, वो वाला भी एक बोन, डिफिकल्टीज इन लाइफ।
और यहाँ पे एक लिख दे रही हूँ, गांधी जी वॉज born या born on 2nd October. प्री के बाद आपकी क्लासेस नहीं होंगी, तो प्री के बाद क्लासेस क्यों होगी? प्री और मेन, जब प्री एग्जाम हो जाएगा ना, प्री और मेंस के बीच में मैं कोई भी ग्रामर का बैच नहीं लाऊंगी, वहां पे सिर्फ प्रैक्टिस बैचेस आएगा मेंस का। प्री क्रैक हो जाने के बाद टीचर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन के लिए तो प्रैक्टिस बैच चाहिए ना। मेंस के बैचेस आएंगे। अंतिम मेंस का बैच, अब तो मेरे को यूसी लाइव पे क्लास स्टार्ट किए हुए 1 साल हो जाएगा। अंतिम मेंस का बैच मैंने अनअकैडमी पे किया था शुरू, मेंस के पहले, जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मुझे छोड़ना पड़ा था। फिर मैंने मेंस का बैच यूट्यूब पे फ्री कर दिया था। अब फिर मेंस आएगा तो यूसी लाइव पे होगा। बियर का एग्जाम्पल दे दीजिए, बियर का भी लिख लो प्रेजेंट टेंस में। द प्लांट्स, बियर, फ्रूट्स। प्लांट्स जो है वो फ्रूट्स को जन्म देते हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस। हाँ, तो देखो, ही हैज डैश ऑल द डिफिकल्टीज, उसने लाइफ में बहुत सारे लॉसेस, ठीक है, उसने बहुत सारे लाइफ में, लॉसेस में डबल एस क्यों लगा दिया, सिंगल। उसने लाइफ में बहुत, डबल एस नहीं लगेगा, सिंगल है। उसने लाइफ में बहुत सारे लॉसेस सहा है। सहने के सेंस में जाए ना, सहने के सेंस में जाए तो बोन लगाना, ठीक है। और फिर उसने भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उठाए, यहाँ भी बोन ही होगा, बट गांधी जी का जन्म के सेंस में है तो ये लगा। और यहाँ भी जन्म है, बर्थ के मतलब जन्म देना, फल को जन्म देना। प्लांट्स बियर फ्रूट्स, ये भी हो गया। अभी तो इंपॉर्टेंट लाई ले वाला बच्चा है। हो गया ये। हाँ, प्री और ये बैच प्री और मेंस दोनों का है, ठीक है, ये बैच प्री और मेंस दोनों का है। ये हो गया, बियर वाला हो गया, हैंग और वो सब वाला हो गया। अब आ जाओ, है लाई लेड ले, इसको बहुत अच्छे से पढ़ देंगे, इससे बार बार के एरर्स आएंगे। V1 V2 V3 पहले आप लिख लो, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगी। लाई, एक लाई का मतलब है लेटना, यू आर लाइंग ऑन बेड, लेटना। लेटने का V2 ले होता है, और इसका V3 लगाने का मन होगा लेड। ये जो लेटना है ना, बेड पे लेटते हो या जमीन पे कहीं भी लेटे हुए हो लिविंग थिंग्स के लिए, तो आपको लेड लगाने का मन होगा। लेकिन लेड होता है थर्ड फॉर्म, बट लेटने का नहीं, इसका थर्ड फॉर्म लेन होता है, LAIN। ये वर्ड को हम बहुत कम यूज करते हैं, तो हमें लगता है कि ये वर्ड होता ही नहीं होगा। लेटने का थर्ड फॉर्म इज ले।
ओके। और एक वर्ड होता है लाई। एक लाई का मतलब ना झूठ बोलना भी होता है, ठीक है, झूठ बोलना भी होता है। तो झूठ, झूठ का V2 लाइड होगा और V3 भी लाइड होगा। पहले वैसे मेरे को ये लिखना चाहिए था, ठीक है, पहले मेरे को, ताकि मैं दोनों कंपेयर कर सकूं। ओके चलो कोई बात नहीं है। अब ये लाई लेटना, ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको लिख रही हूँ, ठीक है, इसको बाद में लिख रही हूँ ताकि मेरे को कंपेयर करना इजी हो जाए। लाई अब है लेटना, ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख दे रही हूँ, और इसी का ले और इसी का लेन, इसलिए इसको लिख रही हूँ ना क्योंकि अब मुझको ये लिखना है इसको। अब ये है ले, अब भी चाहो तो इसको हटा दो और पहले ये लिख लो। लाई का मतलब है झूठ बोलना, झूठ बोलने का लाइड और लाइड, और एक लाई का मतलब है लेटना, ले और लेन। अब देखो ये जो ले है ना, दोनों ले में क्या डिफरेंस है? ये वाला ले जो है ये लेटने का पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, लेकिन ये वाला ले प्रेजेंट है, ठीक है, V1 प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, और ये लेटने का बहुत सारा मतलब होता है। एक ले का मतलब होता है ना, एक ले का मतलब होता है कोई भी चीज बिछाना, यू ले द मैट ऑन द फ्लोर। एक ले का मतलब है कोई भी चीज डाल देना, बिछा देना, बिछाने के सेंस में। एक ले का मतलब होता है ना, ले द कैमरा ऑन द टेबल। एक ले का मतलब होता है रखना, कोई मैट वगैरह है, चादर वगैरह बिछा रहे हो। एक ले का मतलब होता है नींव डालना। ओके, ले द फाउंडेशन स्टोन, द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन, नींव डालना। द हेन्स ले एग्स, एक तो होता है अंडे देना, बहुत सारा मतलब होता है। लेटने के अलावा जितना मीनिंग जा सकता है ना, सब इसका होता है। अंडे देना, द हेन्स ले एग्स। और एक ले का मतलब है यू ले योर लाइव्स फॉर द कंट्री, बलिदान, सैक्रिफाइस करना। तो बहुत सारा मतलब होता है ले का। ओके, ले का बहुत सारा, अंडे देना, बिछाना, रखना। तो इसका होता है V2 लेड और इसका होता है V3 भी लेड होता है। तो कहीं से मत सोचना ना कि लेटने का पास्ट टेंस ले होगा और यहाँ पे आपको लेड लगाने का मन करेगा, V3 लेड लगाने, बट लेटने का V3 लेड नहीं होता, लेन होता है। और अंडे देना बिछाने वाला लेड है ना, ये पहले लिखो इस, उसके बाद आई विल गिव यू सेंटेंसेस। ले द शीट, हाँ, टेबल पे शीट्स वगैरह डाल दिया, लेआउट किया। लेआउट मतलब आगे प्लान्स वगैरह लेआउट करते हैं, सामने रखना प्लान वगैरह। एक क्वेश्चन पेपर आया है वेस्ट बंगाल WBSC का, सिविल सर्विसेज। इजी लग रहा है पेपर। लिख लिया? अब क्वेश्चंस दे रही हूँ, स्कैन कर लो दिमाग में ये सारा। लेट मी गिव यू सेंटेंसेस। The hens have lain या laid eggs. He lay
या laid the luggage on the floor and lay या laid aside to rest. He lay या laid the camera on the table. The chief minister lay या laid the foundation stone. He laid या lay in the shade of the tree. ले और लेड वाले में ही थोड़ा प्रॉब्लम है. या ले अवेक in bed for hours. He lied या lay to me yesterday. पहले सब लिख लो. ओके, पहले क्वेश्चंस लिख लो, फिर हम लोग साथ साथ में आंसर करेंगे. स्टार्ट किया जाए. डन ना, स्टार्ट किया जाए. ओके, लाई ले वाला बस याद रखना. पहला क्वेश्चन करते हैं. पहला क्वेश्चन करते हैं कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है. लेन भी तो थर्ड फॉर्म है और लेड भी थर्ड फॉर्म है. बट लेन किसका थर्ड फॉर्म है? लेटने का. लाई ले लेन, ये लेटने का थर्ड फॉर्म है. और ये जो अंडे देने वाला है उसका थर्ड फॉर्म लेड और B2 B3 लेड. तो अंडे देने का सेंस है, लेटने का सेंस नहीं है ना. तो आंसर इज दिस. ये लगा गलत. दूसरा, ही डैश द लगेज, उसने लगेज को रख दिया. उसने लगेज को लेटाया नहीं है, लेटने का सेंस नहीं आ रहा. उसने लगेज को बिछा दिया, रख दिया. ठीक है, रख दिया. और खुद लेट गया रेस्ट करने के लिए. तो खुद बिछाने का सेंस नहीं जा रहा ना, खुद लेट गया. यहाँ तो लगेज को ले किया, रखा, और खुद लेट गया रेस्ट करने के लिए. तो यहाँ पे ले. ओके, नेक्स्ट. क्या है?
रिफ्रेश कर दे रही हूं मैं अपनी साइड से भी। नो हेल्दी अपस्ट्रीम दिखा रहा है। रिफ्रेश किया, अभी देखो ठीक है, अभी ठीक है। अब देखो, ही डैश द कैमरा ऑन द टेबल, उसने कैमरा को रख दिया, कैमरा को बिछाया नहीं है, लेटाया नहीं है, कैमरा को रखा है, लेट। चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन को लेटाया नहीं है, डाला है, नींव डालना, और वो पेड़ के छांव के नीचे बिछा नहीं था, रखना या बिछाने का सेंस नहीं है, लेटा हुआ था, वो बेड पे घंटों जगा हुआ था और लेटा हुआ। और कल उसने तो मेरे से बहुत झूठ बोला, तो ये तो झूठ बोलने वाला है। ले तो लेटने का पास्ट टेंस। एग्जाम्पल 2 में ले नहीं हो सकता है, अगर ले होता ना तो ले होता है, ही ले इसलिए नहीं होगा ना, ओके, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो ही सिंगुलर है ना, उसके साथ लेज होता, लेज। अगर आप बोलोगे मैम अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो ही के साथ सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी तो सिंगुलर आना चाहिए। और कौन है जो हर दिन लगेज डालता है और हर दिन लेट जाता है? किसी पास्ट टेंस के इंसिडेंट के बारे में बताया है, ठीक है, आगे जाके पास्ट टेंस ही है। ओके, रिफ्रेश करो, अपने साइड से रिफ्रेश कर लीजिए भाई। नो हेल्दी अपस्ट्रीम दिखा रहा है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम हमारे साइड से सब ठीक है। कौन मिनिस्टर है जो हर दिन जा जाके आपका नींव डाल रहा है? हर दिन कोई मिनिस्टर जाके नींव डालेगा? पास्ट टेंस में कोई घटना है, उसीलिए। अगर ये चीफ मिनिस्टर सिंगुलर है, अगर ये रोज डालता ना तो सिंगुलर के साथ हम एस लगाते, एस एस। ओके, बलिदान के सेंस में भी होता है, ही लेड हिज लाइफ, ही लेड हिज लाइफ, वाइफ नहीं, लाइफ, फॉर हिज कंट्री। अच्छा, एक दो चीज और करवा देती हूँ। ही लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, उसने कंट्री के लिए अपना बलिदान दे दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। और एक और होता है, यू ले एम्फोसिस, आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हो ना, तो आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हो तो आप ले वर्ड यूज करते हो, ले एम्फोसिस ऑन, या पास्ट टेंस में लेड एम्फोसिस ऑन। लेटने के अलावा ले का जितना भी सेंस आता है ना, वहां पे लेड आता है, लेड एम्फोसिस ऑन, किसी चीज पे जोर डाल रहे हैं उसके लिए ले लेड लगाते हैं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि कुछ के साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों हो जाता है। ऐप से बाहर आओ, प्रेजेंट टेंस में होता तो ही के साथ लेज होता, ही लेज, हर दिन कैमरा रखता है अपना टेबल पे। थोड़ा सा ना आप लोग क्या करो कि जब भी ऐप वगैरह है, ऐप को अपडेट करो। जब भी आपको जहां से क्लास वगैरह करनी रहती है ना, थोड़ा सा उसको अपडेट करना, ऐप को अपडेट करो, ठीक है। आप, क्योंकि आपको 3 महीने तक क्लास करना है, ओके। ऐप को अपडेट करिए, या जिस ब्राउजर पे आप देखते हैं, आप लोग क्या करते हो ना, ब्राउजर पे किसी और ऐप को खोलते हो, इधर उधर जाते हो, उस वजह से भी दिक्कत होती है। ब्राउजर वगैरह भी अपडेट करते रहना, या दूसरा ब्राउजर यूज करो। क्रोम ही तो मेन सब यूज करते हैं।
और कभी कभी आपके साइड से भी, हाँ ये इज राइट, कि समटाइम्स आपके नेटवर्क कनेक्शन आ जाता है गड़बड़, तो उस वजह से भी होता है, नेटवर्क इशू भी होता है आपके साइड से, नेटवर्क इशू भी होता है। क्योंकि मैं ना हमेशा चेक करवाती हूँ, मैं अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं बोल देती हूँ कि एक लैपटॉप पे चेक करो, एक फोन पे चेक करो, यहाँ से सब ठीक होता है। ले नहीं होगा, ही के साथ लेज नहीं होता। चलो ये क्लियर हो गया, ये हो गया, ले लाई वाला हो गया। अब आ जाओ बिड। बिड लिखो। बिड का दो मतलब होता है, कोई भी नंबर लिख लो। अब यहाँ पे तो 18 है, आप देख लो आपका क्या नंबर है। एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ कर लो, ठीक हो जाता है। ओके। एक बिड का मतलब होता है बोली लगाना, और एक बिड का मतलब होता है ऑर्डर करना, लिख लो यहीं पे। और एक फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, वॉर्न करना। ओके, किसी को फॉरबिड करना, स्टॉप करना, प्रोहिबिट करना, मना करना। ओके, तो ये देखो, एक बिड का मतलब होता है ऑक्शन। ऑक्शन में जो नीलामी में बोली लगाते हैं ना, बिडिंग होती है ऑक्शन में। बोली लगाने वाले में कोई चेंज नहीं है, जो बोली लगाने वाला है ना उसका तीनों फॉर्म सेम है, बिड बिड बिड। लेकिन एक बिड का मतलब होता है ऑर्डर करना, या एक बिड का मतलब बाय के सेंस में भी आता है। ओके, किसी को बिड फेयरवेल ऐसा आपने सुना होगा। बिड फेयरवेल का मतलब विदाई वाले सेंस में, बाय वाले सेंस में, चाहे बाय वाले सेंस में हो या ऑर्डर वाले सेंस में हो, इसका चेंज होगा। इसका बनता है बिड और इसका बनता है बिडन। ठीक है, बिडन बनता है। लेकिन अगर ऑक्शन है ना, अगर बोली लगाने का सेंस है तो बिडेड लगा के दे देते हैं। इनफैक्ट बिडेड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। अगर बोली लगाने का सेंस भी है तो बिड होगा, अगर मना करने का सेंस भी है तो बिडेड तो नहीं होगा, बिड होगा, बिडन। उसी तरह फॉरबिड में भी फॉरबिड होगा, बिड का, मना करने में यहाँ भी बिड का, फॉरबिड और फॉरबिड। बोली लगाने में इसका तीनों फॉर्म सेम, बिडेड लगा के दे देंगे, गलत है। क्या क्या लिख रहे हैं, यू आर नॉट सीइंग। सीइंग स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होता है। यहीं तक रहने देते हैं, कल कर लेंगे। अब ओके, चलो एंड कर लेते हैं, कल करेंगे। हाँ, 11 o'clock हो भी गया। अच्छी बात है कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, अच्छी बात है, हम पूरे अपना 1.5 घंटा पढ़ते हैं, इसीलिए आप लोग थक जाते हो। कभी कभी 1-2 मिनट के लिए आपसे थोड़ा बातचीत कर लेती हूँ। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, रोकना, चेतावनी देना। ओके, प्रोहिबिट करना, किसी को किसी काम से रोकना, मना करना।